लगता है ताली बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आज सर मैं कम बोलूंगी, सब सुनना चाहते हैं आपको। अभी अभी महाकुंभ खत्म हुआ है, लेकिन जो उसकी वाइब्स हैं सर वो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, और उस वाइब के लिए हम आगे भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगला महाकुंभ नासिक में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में आप अभी से लग गए होंगे। सर इस बार कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ है, जो प्रयागराज में हुआ, पहले इलाहाबाद में हुआ करता था, और जो वो सेंटिमेंट है, वाइब है, जो अक्सर कहा जाता था कि शायद 50 साल से ऊपर के लोग महाकुंभ जाया करते थे, लेकिन इस बार तो 13, 14, 18 साल के इन्फ्लुएंसर्स से लेकर ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बच्चे, युवा पीढ़ी वहां पर पहुंची है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितनी भीड़, 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, शायद उतना तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। सर समझना चाहेंगे कि ब्रांड इंडिया इस महाकुंभ के बाद कहां पहुंचा है? धन्यवाद अदिति जी, इस ग्लोबल समिट में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं भारत 24 और उसके सर्वे सर्वा आदरणीय जेसी साहब का भी बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। आपने चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा कि नासिक के कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। आपने ठीक कहा। जब मैं कल आपके पास यहां आया उससे एक दिन पहले, माने परसों, हम मध्य प्रदेश शासन के साथ में बैठ करके उज्जैन में नासिक के सिंहस्थ के आने वाले काम की समीक्षा कर रहे थे, और उसकी तैयारियां जिस स्तर पर की जानी है, क्योंकि ये देखते हुए कि प्रयागराज के कुंभ में जो अपेक्षा की थी उससे दुगने से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हैं। निश्चित ही सिंहस्थ में भी इसी तरह से लोग आएंगे। हम इस व्यापक स्तर पर वर्तमान में संपन्न हुए कुंभ या प्रयागराज के इस महाकुंभ से जो कुछ सीख सकते हैं, सिंहस्थ के समय के लिए भी की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में भी उज्जैनी के जिला कलेक्टर, वहां के एसपी, वहां के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारी, इन सबको कई कई दिन तक प्रयागराज में रह करके वो प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थाओं को देख और समझ सकें, इसके लिए वहां भेजा गया था। तो ये तैयारी का क्रम अनवरत चलता रहता। जहां तक कुंभ के स्थूल रूप से विस्तार का विषय आप सबने कहा, जो आज चर्चा का विषय है, देखिए 2013 का कुंभ जो इससे पहले हुआ था, तब तक डिजिटल और सोशल मीडिया ने इतना डीपली पेनिट्रेट नहीं किया था। बिल्कुल। आज जिस तरह से समाज जीवन में हमारे सोशल मीडिया समाहित हुआ है, और दूसरी तरफ पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारत फैक्टर जो है, इंडिया फैक्टर जो है, जिस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक स्वाभिमान का विषय बना है। दूसरा एक मिसिंग आउट फैक्टर भी था, फैक्टर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कि 144 साल बाद में आयोजन हो रहा है। इस आयोजन से शायद हम अगली जो है कई जनरेशन्स महरूम हो जाएंगी, इसके लिए भी लोगों का आना हुआ। कुंभ में 67 करोड़ लगभग लोग 45 दिन की इस यात्रा में आए। कल भी ऐसा लग रहा था कि लोग कुंभ को समाप्त करना नहीं चाहते, इतने लाखों की संख्या में कल भी वहां लोग मौजूद थे। एक दृष्टिकोण से देखें, कुंभ का समापन, शायद इस महाकुंभ का समापन जो हुआ होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुंभ भारत के साथ में अनवरत रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए जो स्थूल रूप से कुंभ को देखते हैं, उनके लिए कुंभ का नंबर 67 करोड़ बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो स्थूल रूप से कुंभ को देखते हैं, उनके लिए कुंभ का प्रबंधन जिस तरह से किया गया, जिस तरह से वहां स्वच्छता का प्रबंधन किया गया, मैंने जिम्मेदारी लेकर के लोगों से कहा था कि आप कुंभ में जा रहे हैं, विदेशी यात्रियों से भी कहा कि आप एक कागज का थैला लेकर के जाइए, वरना मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगा। 3 घंटे में मुझे आधा किलो कचरा ढूंढ करके दिखा दीजिए, मैं आपके टिकट्स को स्पॉन्सर करूंगा। ओह वंडरफुल, वंडरफुल। 67 करोड़ लोग उस कुंभ में आए। आज इस सोशल मीडिया के टाइम पे अगर एक भी असुविधा कहीं किसी को हुई होती तो शायद बाढ़ आ जाती है उस पे, और कुछ लोग नियोजित रूप से उसी का इंतजार भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसे अवसरों को तलाश करके, क्योंकि कुंभ ठीक वैसा ही है, जो जैसा देखता है, जैसा देखने की कोशिश करता है, उसको कुंभ वैसा दिखता है। लेकिन कहीं इस तरह का निगेटिव विषय कुछ लोगों ने
आदतन होगी, कुछ राजनीतिक मजबूरियों के तहत कुछ चलते हुए कुछ कर रहे होंगे, बाकी मोटे तौर पर कहीं किसी तरह का भी नकारात्मक टिप्पणियां व्यवस्थाओं को देख करके नहीं हुई। लेकिन कुंभ का यह भी स्थूल पक्ष है। मैं ये मानता हूं कि कुंभ ने आदि अनादिकाल से लेकर के आज तक भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। और इस समय में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की संकल्पना के साथ में विरासत पर गर्व करते हुए विकसित भारत बनाने के उद्देश्य लक्ष्य को लेकर के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर के 140 करोड़ लोगों की ताकत से जुटे हैं, मैं ये मानता हूं कि इस कुंभ ने उसको एक नई शक्ति और सामूहिकता की शक्ति का सृजन करने का काम किया है। ये कुंभ का केवल स्थूल पक्ष जो हमको दिखता है, इतने बड़े नंबर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुंभ में शायद वो माला बेचने वाली बहन मोनालिसा जो है वो शायद सेंसेशन हो सकती है, किसी के लिए IIT बाबा हो सकते हैं, किसी के लिए नागा साधुओं का स्नान हो सकता है। कुछ मेरे मित्र होंगे उनको शायद पानी की क्वालिटी में ही कुंभ दिख रहा था, लेकिन कुंभ वहां नहीं है। कुंभ भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है, भारत को भारत बनाने वाला है, भारत को एकता के सूत्र में, जो भारत विविधताओं के में बटा हुआ भारत है उसको एकता के सूत्र में बांधने वाले जो चंद तत्व हैं उनमें एक प्रमुख तत्व कुंभ है। और आज नहीं, आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले भी कुंभ, जब भारत अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, तब भी भारत को एक भारत बनाने वाले जो विषय थे उनमें से एक कुंभ था। और मैं ये मानता हूं कि ये कुंभ का समापन नहीं है, नए कुंभ का आगाज नए भारत के दृष्टिकोण से आने वाले समय को लेकर के होगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप सब भी इस चर्चा में शामिल हों, आपके भी कोई सवाल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, और पूर्णिमा आप अग्री करेंगी वाइब की बात, कि जैसे जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, तो टिकटों की जो मारामारी होती है, उसी तरह का एक्साइटमेंट, उसी तरह की टिकट लेने की होड़ कुंभ को लेकर थी। अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट ये एक फैशन बन गया था कि कुंभ में जाना है, और शायद ऐसे ही ब्रांड इंडिया, जो अभी गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो भारत जो फैक्टर है उसे होने का गर्व। अच्छा, आपको बता दें कि शायद टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हैं और वो इसलिए एप्ट हैं इस कुर्सी के लिए भी, सबसे ज्यादा यहाँ जितने भी युवा आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ 20 सालों से सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने काम किया है। वो संस्कृति को, परंपराओं को, अलग अलग दो जो सीमा से जुड़े जो प्रदेश होते हैं उनकी संस्कृति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसके साथ साथ वो राजस्थान की सांस्कृतिक, जैसे बोलते हैं कैपिटल से, राजधानी जोधपुर से भी आते हैं। सर, मैं आगे बढ़ूंगी, उसके साथ साथ आपसे ये समझूंगी कि सर टेम्पल टूरिज्म, अगर टूरिज्म की हम बात करें और साथ में कल्चर जुड़ा होता है, तो अब कई प्रकार के टूरिज्म है। और हम 2047 में विकसित भारत में हम अपनी इकोनॉमी को तीसरी अर्थव्यवस्था तक, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तो सर इसमें GDP 1% बढ़ने की बात यूपी के लिए कही गई है। ऐसे ही सर्किट का भी यूपी में जिक्र है। तो क्या देश भर में इस तरह के सर्किट जो साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ को सांस्कृतिक लिहाज से भी जोड़ें, ऐसा क्या प्लानिंग है संस्कृति मंत्रालय की? देखिए, पहले तो मैं एक चीज को आपको करेक्ट कर दूं। कुंभ का आर्थिक पक्ष जिसकी आपने चर्चा की, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1% कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है, देश की इकोनॉमी में 1% लगभग कंट्रीब्यूशन GDP में कुंभ का होने वाला है। कुंभ का टोटल इकोनॉमी अगर जो कंसीडर की जाएगी तो वो लगभग 3 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। ये उत्तर प्रदेश के लिए तो ये बोनस है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुंभ निश्चित रूप से बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर बनेगा। जहां तक टूरिज्म की बात है, आपने अभी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है देश को उसके लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2027 तक हो जाएगा। जहां तक टूरिज्म का फैक्टर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म की आपने चर्चा की, आपने कहा कि मंदिरों में पर्यटन बढ़ा है, लोग मंदिरों में आस्था के साथ में जा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने विभिन्न योजनाओं का सूत्रपात किया, उनका संचालन किया, धरातल पर उनको उतारा, और देश के एक बहुसंख्यक समाज, एक बहुत बड़ा तबका जिसको केवल राजनीतिक गोटी के रूप में उपयोग किया जा रहा था, गरीबी हटाओ का नारा देकर के, लेकिन आजादी के इतने साल बाद में भी वो बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से बाहर नहीं निकल सका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के चलते वो बुनियादी आवश्यकताओं से न केवल बाहर निकला, अपितु सम्मान के साथ में 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो है आज मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते हुए आज उनके जेब में जब पहली बार डिस्पेंसेबल इनकम आई है,
एंड दैट क्लास इज एन एस्पायरेशनल क्लास, जो आकांक्षी समूह है, जिनकी पिछले दशकों से, कुछ पीढ़ियों से आकांक्षाएं दबी हुई थी कि कभी हमारी जेब में पैसा होगा, मैं अपने माता पिता को लेकर के कुंभ जाऊंगा, दर्शन कराने के लिए राम जी के मंदिर में लेकर के जाऊंगा, मैं भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लेकर के जाऊंगा, मैं काशी जो है महाकाल के दर्शन के लिए लेकर के जाऊंगा, मैं जगन्नाथ धाम में लेकर के जाऊंगा, मैं केदार बाबा के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा, चार धाम के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा। महीनों से, सदियों से एक जो उनके मन में एक आकांक्षा थी, कई पीढ़ियों से जो विचार था, उनके लिए जो गर्व का विषय था, वो सपना साकार हो रहा है। इसलिए आज हमारे मंदिरों में इतनी सारे लोग एक साथ उमड़े। ये पहली शुरुआत है। उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जीवन के प्रति देखने का दृष्टिकोण कोविड के बाद में पूरी दुनिया का बदल गया है। जीवन की क्षणभंगुरता कि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, और पैसे से ज्यादा अनुभव जो हमने अर्जित किया है वो अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक संसाधनों से हमारे पर्सनल कनेक्शंस एंड रिलेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुंभ ने कोरोना ने पूरी दुनिया के लोगों की मानसिकता में इसको इम्प्रिंट किया है, प्रभावित किया है। तो जिंदगी की तरफ जो देखने का नजरिया बदला है, इस बदले हुए पर्सपेक्टिव से लोगों ने टूरिज्म को अपनाना शुरू किया। इसीलिए आप देखिए पूरे विश्व भर में, जिसको आज टूरिज्म के सेक्टर में रिवेंज टूरिज्म की ऐसी परिभाषा दी जा रही है। कोविड के समय में जो लोग 1, 1.5, 2 साल तक घर में बंद रहे, वो आज घर से बाहर निकल करके दुनिया के सारे जो है पर्यटक स्थलों पर जा रहे हैं, और उसके कारण से ये बाउंस है। आज भारत के आंकड़े उठा करके देखिए, कुछ लोगों ने गोवा के लिए सुनियोजित रूप से, विदेश में बैठे हुए लोगों ने गोवा के लिए दुष्प्रचार करने की कोशिश की। मैं गोवा की जमीन पर बैठ करके आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सह आशय, और मैं क्योंकि तकनीकी का आदमी हूं, हमने तकनीकी के आधार पर उसको देखा है, समझा है कि किस तरह से, किस जगह से प्रायोजित होकर के, किस देश ने, मुझे मंच से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किस देश ने अपने यहां से प्रायोजित करके इस तरह की अफवाह फैलाने का काम किया था। वरना अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखो तो भारत का टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म जिस गति के साथ में बाउंस बैक हुआ है, पूरे एशिया में देखें तो बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज में भारत इज द बेस्ट परफॉर्मर इन लास्ट पोस्ट कोविड एरा। तो जिस तरह से बढ़ा है, और आने वाले, आज भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का, फॉर्मल टूरिज्म का जो है कंट्रीब्यूशन, जिसमें मैं कुंभ को भी नहीं जोड़ता, जिसमें मैं रिलीजियस टूरिज्म को भी नहीं जोड़ता, इन सबको न जोड़ूं तो भी लगभग 6% के आसपास है, 6 से थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर इन सबको मैं साथ जोड़ दूं, कुंभ को अलग रखते हुए, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 10% है। और पर्यटन क्षेत्र जो है कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारत में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही है, और भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत के पर्यटन को और भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को, कल्चरल क्रिएटिव इकोनॉमी को, हमारी सांस्कृतिक ताकत के आधार पर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटीज के आधार पर, हमारी वन्यजीव संपदा के आधार पर, हमारे बीचेस के आधार पर, इन सब के आधार पर, और एक टूरिस्ट जिस बात की अपेक्षा कर सकता है, मन में शांति से लेकर के शरीर में व्याधि ठीक करने तक, जिस बात की भी अपेक्षा कर सकता है, वो सारे प्रोडक्ट्स जिस खूबसूरती के साथ में हम, हमारे देश भारत को मिले, उन सब की ताकत के आधार पर और भारतीयों की बढ़ती हुई आर्थिक संपन्नता की ताकत के आधार पर मैं जिम्मेदारी के साथ में आज आपके चैनल पे, हालांकि भविष्यवाणी करने का काम जेसी साहब का है, लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन, भारत की अर्थव्यवस्था में 10% का योगदान जो है वो टूरिज्म करेगा। इससे आगे बढ़कर के एक विषय और रखना चाहता हूं। आज भारत की इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति स्पेंडिंग जिस तरह से इकोनॉमी में बढ़ रही है, जो आज से 10 साल पहले 65 लाख करोड़ का योगदान होता था, वो आज 90 लाख करोड़ का योगदान होता था, वो आज 180 लाख करोड़ का योगदान हमारे जो है वो व्यक्तिगत खर्च के माध्यम से आ रहा है। और 2030 तक ये बढ़ करके और दुगना होने वाला है, 2047 तक बढ़ करके 635 लाख करोड़ होने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था में 10% का कंट्रीब्यूटर टूरिज्म होगा, और भारत की अर्थव्यवस्था हर 7 साल में दुगनी होकर के 2047 तक 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। उसमें 3 ट्रिलियन जो लगभग आज से 1 साल पहले की भारत की टोटल इकोनॉमी की साइज होगी, उतनी टूरिज्म की इकोनॉमी होगी। तो सर, अब मैं बहुत सारे सवाल है मेरे पास, और जो आपने कहा उससे, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स।
हम टूरिज्म की बात कर लें हर तरह की, सिर्फ उसके अदर साइड ये है कि अगर ओरान, मैं भी यही सर्च कर रही थी, वो नाम मैं मिस कर रही थी, ओरान जमीन, जब एकड़ों की जमीन हम इसलिए नहीं छूते थे कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए करनी है, पेड़ नहीं काटने। और हमें वो खास तौर पे राजस्थान में तो हमें वो जमाना याद है कि जब हम नदी को, पहाड़ों को, पेड़ों की पूजा किया करते थे। अब हम इसी टूरिज्म, इसी चाहे वो हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अब हम पहाड़ काट देते हैं, अब हम नदियों में से क्रिएटिविटी निकालते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें हम टूरिज्म के नाम पर अफेक्ट कर रहे हैं अपने पर्यावरण को, और फिर वो पर्यावरण है जो अंततः संस्कृति को, हमारे कल्चर को अफेक्ट करती है और खत्म करती है। मुझे लगता है कि आपने जहां से चर्चा की ओरण से जी, जो हमारी सांस्कृतिक समझ की जो है, और हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की सांस्कृतिक समझ अपने अनुभव की चेतना के आधार पर अर्जित की थी, और जो भारत के इथोस थे उसके साथ में जुड़ा हुआ विषय था, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेचर, द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। उनकी रक्षा का दायित्व किसी कानून से नहीं आता था, उनकी रक्षा का दायित्व किसी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता था, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था, संस्कारों के आधार पर हस्तांतरित होता था। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह से पिछले 50-60 साल में उन विषयों का क्षरण हुआ, उसके कारण से कुछ चुनौतियां आई। लेकिन जो आपकी चिंता का विषय है, मैं उसको, मुझे लगता है कि कई बार मुझे लगता है कि आपकी चिंता जो है कहीं ना कहीं जो सह आशय इस तरह की चिंता पैदा करने वाले जो है इकोसिस्टम है, कहीं उससे प्रेरित हो गई है। भारत पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिशन लाइफ का सूत्रपात करने वाला देश है, जिन्होंने ये कहा कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। भारत ऐसा देश है जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया का नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन G20 की प्रेसिडेंसी में शुरू किया। सस्टेनेबल टूरिज्म पर जिस तरह से विश्व में भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जिस तरह से हमने टूरिज्म के सारे स्टेक होल्डर्स को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी इस संकल्पना के साथ में काम किया। हम अपने रिसोर्सेज की कीमत पर टूरिज्म को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अपने रिसोर्सेज को बचाने की झूठी कवायद में अपने टूरिज्म की बलि भी नहीं चढ़ने देंगे। दोनों विषयों में साम्य पैदा करते हुए काम करने का जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम हम कर रहे हैं। सर, आप तो हिंदी भाषा के लिए, भाषाओं के लिए आंदोलन में शामिल भी हुए हैं और मैंने उसको कवर भी किया है। और मैं भैरव सिंह शेखावत जी भी अक्सर ये कहा करते थे कि अगर भाषाएं विलुप्त हुई तो संस्कृति भी विलुप्त हुई। भाषा को लेकर हाल ही में स्टैलिन जी का भी एक ट्वीट आया जिस पर आपका जवाब भी आया। इन भाषाओं के संरक्षण, जिसमें राजस्थानी भाषा से लेकर, क्योंकि यही भाषा हैं जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ के रखती हैं, संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री इसको लेकर, भाषाओं को लेकर आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाषाओं को सम्मान देने के लिए क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा देता है। अभी हाल ही में हमने 5 भाषाओं को, जिसमें असमिया भाषा, बंगाली, पाली, प्राकृत और उड़िया, इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। सर, इसके अंदर लेकिन उसके बियॉन्ड भारत में हर 30, 40, 50 किलोमीटर में बोली भाषाएं ऐसी होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह विश्वास कि भाषा हमारी संस्कृति का बीज है और संस्कृति की वाहक भी है। दे आर द मीडिया विच ट्रांसफॉर्म दैट दिस ट्रांसलेट्स आवर कल्चरल इथोस टू द नेक्स्ट जनरेशन। उस भाषा को संरक्षित करने के लिए मातृभाषा में व्यक्ति सोचना प्रारंभ करे, मातृभाषा में अध्ययन करना प्रारंभ करे। और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सोचने का सबसे अच्छा माध्यम उसकी मातृभाषा होती है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई प्राथमिक कक्षा तक हो, इसकी जो है संकल्पना माननीय मोदी जी ने की और आज देश में उसको लागू किया जाए। इसलिए भाषा का सम्मान बना रहे, भाषा की पहचान बनी रहे और भाषा से पहचान बनी रहे, ये सरकार की प्राथमिकता में है। सर, राजस्थानी भाषा को लेकर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सर, देखिए, निश्चित रूप से अनेक वर्षों से मैं व्यक्तिगत रूप से भी राजस्थानी भाषा को शेड्यूल लैंग्वेजेस की लिस्ट में, शेड्यूल 9 में दर्ज किया जाए, इसके लिए जो विषय चल रहा है उसके साथ में खड़ा हूं।
90 के दशक में जब हम छात्र संघ की राजनीति किया करते थे, उसके प्रारंभ में तब भी हमने उसको लेकर के विभिन्न आंदोलनों में अपने आप को जो है हिस्सा बनाने का काम किया। उसके बाद में भी जनप्रतिनिधि के नाते भी विभिन्न अवसरों पर भी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि केवल किसी भाषा को स्केड्यूल लैंग्वेज बना दिया जाए उससे भाषा का कल्याण नहीं हो सकता। हम अपने परिवारों में और आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से उस भाषा में सोचना, बोलना और उस भाषा के साथ में जुड़े रहें, इन संस्कारों का हस्तांतरण किस तरह से करें। मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो राजस्थान से जुड़े होंगे। एक बार उनको इस बात को झांक करके देखना चाहिए अपने घर जो है कि उनमें से परिवार के कितने बच्चे अब उनकी भाषा को, जो वो बोलते थे, उस भाषा को अपने घर में बोल पा रहे। ये जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी केवल कानून या व्यवस्था से नहीं आएगी, ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। देश में अनेक ऐसे प्रांत होंगे जिनकी भाषाओं को मान्यता चाहे नहीं मिली होगी, लेकिन वो जब कभी भी जहां कहीं भी देश में दुनिया में मिलेंगे वो सीधे अपनी ही भाषा में संवाद करना प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है अदिति जी को और मुझे भी राजस्थानी में चर्चा करना प्रारंभ करना चाहिए। सर, आपने भारत फैक्टर का जिक्र किया और ये कोई इकोसिस्टम का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि क्यों आज भी हम श्री अन्न का जिक्र करते हैं और विदेशों में योगा भी हो रही है, विदेशों में श्री अन्न भी हो रहा है, श्री कृष्ण को पूछते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन अभी भी हैमबर्गर और पास्ता ज्यादा फेमस है भारत के किसी भी फूड से। इसके लिए कोई तरीका है कि अपने आप को ब्रांड, ग्लोबली ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए कि हैमबर्गर और पास्ता के ऊपर भारत का कोई एक खाना हो? आपको पता है कि इंग्लैंड की नेशनल डिश क्या है? चिकन टिक्का है। कहां से गया है? अच्छा, भारत से। आप जर्मनी में जाकर के कभी कैपिटल सिटी में देखिएगा, 250 से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। राइट। इंडियन रेस्टोरेंट हैज बिकम ए ब्रांड, ऑल इंडियन कुजीन हैज बिकम ए ब्रांड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आज से 20 साल 25 साल पहले जब मैं विदेश में काम करता था, 2000 के दशक में, मैं टोक्यो में रहता था। पूरी दुनिया, टोक्यो शहर में एक इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करता था, अभी कम से कम 100 है। इसलिए मुझे लगता है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि आप जब जयपुर में जाते हैं तो आपको मैकडी दिखता होगा, या आपको पिज़्ज़ेरिया दिखते होंगे, या आपको कॉफी शॉप्स दिखती होंगे। आप एक बार दुनिया में जाइए, आपको भारतीय भोजन किस गर्व के साथ में, और आप जर्मनी के, आप फ्रांस के इंडियन रेस्टोरेंट में जाइए, वहां 200 इंडियन रेस्टोरेंट में जाने के बाद में आपको लगेगा कि वहां 200 भी भारतीय नहीं है। जितने गेस्ट वहां भोजन कर रहे होंगे वो सब जो है वहां के लोकल लोग होंगे। भारत का भोजन आने वाले समय में, भारत का भोजन और भारत की भोजन परंपरा पूरे विश्व पर छाने वाली है। देखिए, पूरी दुनिया का भोजन जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है। लोग घर में जिस भोजन का उपयोग करते हैं वो किचन में नहीं बनता। ये हमारे भारत में है कि जेसी साहब रात को घर जाते होंगे, रात को 12 बजे भी इनको धर्मपत्नी भोजन गरम रोटी बना के, फुल्का खिलाकर बना के खिलाती होंगी। पूरी दुनिया में ऐसी परंपरा नहीं है। वहां सब लोग हीट एंड ईट, बस इतने में खाना खाते हैं। हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश भी, क्योंकि हम अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में हम पाश्चात्य व्यवस्थाओं को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी 30-35% पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन आने वाले 10 साल में उनके घर में फूड इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा, उनके घर में भी पका पकाया खाना आएगा। आना शुरू भी हो गया, क्लाउड किचन से आ रहा है, अभी थोड़े दिन बाद में हीट एंड ईट भी आना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ टाइम व्हेन इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसमें व्हाटएवर इज एडिबल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो कुछ भी खाया जाता है, भारत को भगवान ने ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र दिया है कि भारत में वो सब उगाया जा सकता है। एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल किचन फॉर द वर्ल्ड इन कमिंग डेज। वंडरफुल। आज जो भारत पूरी दुनिया की औषधि जो है फार्मेसी के रूप में पहचान बना रहा है, आज जो भारत पूरी दुनिया के स्पेस में जाने वाले यानों को लॉन्च पैड के रूप में पहचान बना रहा है, वो भारत आने वाले 10 साल में, आज आप जिम्मेदारी से कहता हूं लिख करके रखिए, पूरी दुनिया की किचन जो है वो भारत से चलेगी। ऐसी परिस्थितियां भारत में बनने वाली। वंडरफुल सर। सर, मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं और एक बहुत गंभीर भी और चिंता करने वाला सवाल है जो समझना चाहती हूँ मैं। टूरिज्म, कल्चर, मेडिकल टूरिज्म भी, या रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, सबसे जुड़ा हुआ। हम कहीं ना कहीं सनातन में तो आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, खुद नरेंद्र मोदी से युवा बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी भी जो रिलीजियस होना और एक स्पिरिचुअल होना, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना, क्योंकि आपने देखा कि 30 साल का बच्चा है, शादी करने जा रहा था, घोड़े पे डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। स्ट्रेस बहुत है काम को लेकर। तो कहीं ना कहीं भारत में कुछ इस तरह का करने की कोशिश है कि युवाओं को आध्यात्म से भी जोड़ा जाए। जैसे कि अगर
कोई ऐसी बात होती है कि विदेश से कोई आया है, उसने कोई मंदिर बता दिया, वो मंदिर फिर लोग फेमस हो जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो है रिलीजियस कि आप राम मंदिर गए, एक है आध्यात्म से जुड़ने का। इस लिहाज से चाहे फिर वो मेंटल हेल्थ के लिए हो, कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, आस्था और विश्वास आस्था और समझ इन दोनों में जितना फर्क है जी, उतना ही फर्क जो है वो स्पिरिचुअल और आध्यात्म में है। मतलब लोग डुबकी लगा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी लेकिन आस्था से आती है। हमको अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं में आस्था है, हमको अपने सामाजिक मान्यताओं में आस्था है, हमको अपने धार्मिक उपदेशों में आस्था है, हमको परिवार के बुजुर्गों ने जिस तरह के विषयों को फॉलो किया उसमें आस्था है। वहाँ से आस्था और स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। लेकिन आध्यात्म एकदम उससे परे है। आस्था के माध्यम से, आस्था के रास्ते से आध्यात्म की तरफ बढ़ा जा सकता है, आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भारत के दर्शन में, भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने उसके लिए अपनी अलग से एक व्यवस्था पूरी खड़ी की है। लेकिन वो सामान्य व्यक्ति जो है, न तो उसका विषय है न उसकी समझ के बूते में है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को इन सब विषयों से जोड़ने के लिए धर्म के तंतु और आस्था के तंतुओं का उपयोग हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। अब प्रकृति के पंच महाभूत, उनके बारे में अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनकी उपस्थिति, उनकी सृष्टि के निर्माण में, उनकी सृष्टि की रचना में उनकी उपयोगिता, सृष्टि के निर्माण के समय ईश्वर का संकल्प और उस समय उन 5 तत्वों को जोड़ करके सृष्टि का निर्माण करना, इसको समझाना चाहूंगा। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति को उन पंच महाभूतों या प्रकृति के संरक्षण के लिए जोड़ना, उसके लिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने धर्म के बंधु को जोड़ा, तंतु को जोड़ा। और क्या कल्पना की कि जो देता है वो देवता है। हमारे माता पिता हमको जीवन देते हैं, इसलिए उनको देवता के रूप में पूछना है। माँ अपने कोख में रख करके जीवन देती है, उसको सर्वोच्च दर्जा देना है। पृथ्वी हमें जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने वक्षस्थल पर आश्रय देती है और अंततः अपने आप में समाहित करती है, इसलिए उसको माँ के रूप में पूछना है। वृक्ष हमें फल देते हैं, औषधि देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उनको देव के रूप में पूछना है। जल स्रोत हमें जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए नदियों को देवी के रूप में पूछना है। गंगा जो इस देश की 40% आबादी की जीवन का आधार है, उसको सबसे जो है बड़ी आस्था के साथ में देखना है। जो हमारे पर्वत हैं वो औषधि देते हैं, वो बर्फ को अपने सिर मुकुट पर सजा करके रखते हैं, वो पानी देते हैं, इसलिए उनको देव के रूप में पूजना है। जो देता है, गाय हमें दूध देती है, उसको देवी के रूप में पूजना है। जो देता है उसको देवता के रूप में पूजने का विधान किया गया। इतना ही नहीं, इकोसिस्टम का हर घटक, छोटे से छोटा प्राणी तक का, उसके संरक्षण के लिए भी उसको किसी न किसी देवता के साथ में जोड़ने का विधान किया गया। उसकी सवारी के रूप में मूषक को भी उसके जो है इंपॉर्टेंट इस भारत की व्यवस्था ने दी। और जो देता है उसको देवता मानना, उसको रक्षा सूत्र मानना, बांधना। जिसको रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते उसकी परिक्रमा करके उसके साथ में सहज सामान्य व्यक्ति का जुड़ाव करना। धार्मिक आस्था के माध्यम से आध्यात्मिक समझ जो नहीं रख सकते उनको जोड़ने का विधान हमारे मनीषियों ने किया। इसलिए इन दोनों को आप अलग अलग करके भारत में नहीं देख सकते, और इन लोगों को अलग अलग करके देखने की कोशिश उन्हीं लोगों ने की है जिनके दिमाग पर जो है वो मैकाले की शिक्षा और मार्क्सवाद के सोच जो है जिनके दिमाग पर जमी पे, वही लोग ऐसा सोचते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि एआई कितना ज्यादा फैसिलिटेट कर पा रहा है या उसको आगे बढ़ा पा रहा है हॉस्पिटैलिटी को और टूरिज्म को? देखिए, कुछ लोगों को नाहक कुछ विषयों को लेकर के चिंताएं होती हैं। जब कंप्यूटर आया था ना, 80 के दशक में भारत में कंप्यूटर आना शुरू हुआ था और दुनिया में कंप्यूटर ग्लोबली, कंप्यूटर का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। तब लोगों को कंप्यूटर को लेकर के बड़ी चिंताएं थी, अब तो देश दुनिया में सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब इंटरनेट आया तो उसको मिलेनिया की सबसे बड़ी घटना और दुर्घटना मानते हुए डिबेट हो रहा था। आपके जीवन में इंटरनेट इतनी सहजता के साथ में समाहित हो गया, आपको शायद उसका कोई इम्पैक्ट यू हैव यूटिलाइज, जनता ने उसको, सामान्य व्यक्ति ने कंप्यूटर जो है इंटरनेट को एक टूल के रूप में यूज किया। ठीक वही स्थिति एआई की होगी। एआई बहुत बारीकी के साथ में हमारे जीवन में समाहित हो जाएगा। इसमें कहीं कोई 1% भी, मैं तकनीकी क्षेत्र का आदमी होने के नाते कह सकता हूं, 1% भी संदेह नहीं है। लेकिन वो चाहे कितना भी गहराई से हमारे जीवन में समाहित हो जाए, वो जीवन की व्यवस्थाओं को कभी भी बदल नहीं पाएगा। अल्टीमेटली व्यक्ति प्राथमिक रहेगा, मनुष्य प्राथमिक रहेगा, सृष्टि प्राथमिक रहेंगी, हमारे विचार प्राथमिक रहेंगे।
एआई उसमें फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, वो चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो और चाहे कोई और। आज क्योंकि टूरिज्म जिस तरह से एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बन रहा है, व्यक्ति टूरिज्म के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करे। आज कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो किसी जमाने में जो है वो काल के थपेड़ों से कहीं उनका क्षरण हो गया, या देश में अनेक ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे जिनको आक्रांताओं ने खंडित कर दिया, आज उसको सजीव रूप से हम अगर दिखाना चाहते हैं एआई के माध्यम से रीबिल्ड करके हम उसको दिखा सकते हैं, तो लोगों को कंपैरेटिवली हम दोनों चीजें एक साथ दिखा सकें। मुझे लगता है कि एआई उसको उसके लिए एक टूल की तरह, उसके लिए एक ऐसे सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह आने वाले समय में काम करेगी जो टूरिज्म को और अधिक ग्रोथ भी देगा और बूस्ट भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं इस पूरे इंटरेक्शन से जो एक सबसे बड़ा टेक अवे लेकर जा रही हूं वो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो अभी अभी सर ने कहा। और मुझे लगता है जितने भी बच्चे युवा यहाँ पर बैठे हैं, अगर उस भारत फैक्टर का प्राइड आपको महसूस करना है तो आप इस देश में हो या कहीं और घूमने जाएं, आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को अपने साथ अपने जीवन में जरूर उतारें। और सर मैं आज ये टेक अवे लेके जा रही हूं कि मैं ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो आपने जिक्र किया है वो अपने जीवन में और अपने घर वालों को जरूर उसको समझाएं। आप घर वालों को सबको बताइए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कि जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के निर्वहन की जिम्मेदारी समाज के हर व्यक्ति को लेनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको स्वच्छता पर काम करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको जीरो इम्पैक्ट के साथ में काम करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टूरिज्म। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको एक पेड़ मां के नाम लगाना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेटली दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी डिसेमिनेटेड बाय द मीडिया चैनल्स आल्सो। सो ये केवल आप अपने घर वाले को या घर वालों को बताएं उतना ही नहीं होगा, आपको जो है अपने इस चैनल से जब कभी भी अवसर मिले, और आदरणीय जेसी बोस जब इस बात को आपको अनुमति दें तब जरूर इस विषय को अपने चैनल से, अपने प्लेटफॉर्म से उठाइए। जितनी बार हम इस विषय पर बात करेंगे, जितनी जोर से बात करेंगे, जितनी बार बार बात करेंगे, उतनी ही जो है, क्योंकि हमारे मनीषियों ने कहा है, हमारी चेतना ने कहा है कि शब्द ब्रह्म है, जितनी बार बोला जाता है उतनी बार वो ब्रह्म के रूप में स्थापित होता है, तो वो स्थापित होगा, और जब वो स्थापित होगा तो निश्चित रूप से चेतना का व्याप होगा। बहुत धन्यवाद। वेरी वेल सेड गजेंद्र सिंह शेखावत जी, थैंक यू सो मच। एक बार जरा जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये शानदार चर्चा रही मंच से, और यहां से जो मैसेज यहां से गया है वो कितनी दूर तक पहुंच सकता है, इसका आभास यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को है।